ये किया था कि अगर एक लाइन है सपोज, उसका इक्वेशन हमको निकालना है, ठीक है। और इस पे मुझे क्या मालूम है, किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि ये जो लाइन एल है, हमारी लाइन एल है, वो एक वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। और इसी को हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखा था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हम लोगों ने लिखा था। इसको हम लोगों ने कहा था कि जब आपको एक लाइन पता, एक लाइन पे एक पॉइंट पता हो, और क्या पता हो कि वो लाइन किसी एक वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। ये वेक्टर के पैरेलल होने से हमें उसकी डायरेक्शन पता लग जाती है, और एक पॉइंट होने से, एक पॉइंट और डायरेक्शन हो जाने से लाइन का इक्वेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा फॉर्म हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना था जिसपे दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम था, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ए था, इसका पोजीशन वेक्टर कितना था, बी था, और इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना था। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने इसको क्या निकाला था, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में हम लोगों ने क्या लिखा था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है ना। जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसी को, जैसे ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर था, अगर कार्टेशियन में लिखना हो तो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स वन वाई वन जेड वन, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है ना। तो बस इस इक्वेशन में क्या करना है आपको, एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको लाइन का इक्वेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी यूजफुल होंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है, आज हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है हमको एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब देखिए, अगर सबसे पहले हमको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो वो लाइन स्पेस में कहीं भी हो सकती है ना। वो लाइन स्पेस में क्या हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको बिना उसका डायरेक्शन चेंज किए हुए उसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ओरिजिन पे शिफ्ट कर देंगे। मान लीजिए ये दो लाइन है जो इस तरीके से हैं, ठीक है। मैंने, अगर मान लीजिए ओरिजिन से नहीं पास होती हैं तो हम उसका बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए उसको हम कहाँ पे लेते आएंगे, ओरिजिन पे लेते आएंगे, ठीक है। मान लीजिए एल वन लाइन है और ये कौन सी लाइन है, एल टू लाइन है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बीच का मुझे क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। इसके बीच का मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। मान सपोज कि लाइन L1 का जो इक्वेशन है वो आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन। और जो दूसरी लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू, ठीक है ना। दो लाइन लेना हुआ तो हम ऐसे ही लिखेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट, सॉरी, लाइन L1 पे एक पॉइंट मान लीजिए ले लेते हैं, मैं P ले लेता हूँ, और इस पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ क्या, Q ले लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे ओरिजिन तो है ही हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं कि जो लाइन L1 है, ये हमने जब पढ़ा था, ये इस इक्वेशन का डेरिवेशन किया था, तो हमने कहा था ये लाइन का इक्वेशन अगर है तो इसका मतलब B1 जो वेक्टर है वो क्या है, L1 लाइन के पैरेलल है। B1 जो वेक्टर है वो L1 लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और जो B2 वेक्टर होगा वो लाइन L2 के क्या होगा, पैरेलल होगा। B2 वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। B2 वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे वेक्टर, देखिए अब इस लाइन के डायरेक्शन, इस लाइन को डायरेक्शन को कौन बता रहा है, B1 बता रहा है, और इस लाइन के डायरेक्शन को कौन बता रहा है, B2 बता रहा है। तो हमें लाइन के बीच का एंगल निकालना है, इसका मतलब मुझे वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के बीच का एंगल निकालना है। क्यों, क्योंकि B1 जो है L1 के पैरेलल है और B2 L2 के पैरेलल है, ठीक है ना। तो जितना एंगल N1 और L2 के बीच में बनेगा उतना ही एंगल हमारे पास B1 और B2 के बीच में बनेगा। B1 और B2 भी मूवेबल वेक्टर्स हैं, बिना डायरेक्शन बदले हुए उसको भी आप ओरिजिन पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें, इसका मतलब ये हो गया कि हमें वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के बीच का एंगल निकालना है। और जब वेक्टर अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर आपके पास हैं, ठीक है ना, एक वेक्टर है आपके पास A और दूसरा वेक्टर है आपके पास क्या, B, और इसके बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते थे, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे B1 और B2 के बीच, लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल निकालना, मतलब वेक्टर B1 और B2 के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 डॉट B2, B1 डॉट B2
अपॉन कितना हो जाएगा मॉड ऑफ B1 और कितना हो जाएगा मॉड ऑफ B2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया दो लाइन के बीच का एंगल निकालना जब लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो। ठीक है, अब सपोज ये लाइन मान लिया कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दो लाइन हम कैसे लिखते हैं याद करिए, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है, ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन आपको दी होगी x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है ना, ये दो लाइन आपको दिया होगा। ठीक है, इसके बीच का एंगल निकालना होगा। अब आपको समझना ये पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये है कि यहाँ पे जो आप वेक्टर, यहाँ पे ये जो वेक्टर लिखते हैं b1 ना, उसके कंपोनेंट्स नीचे यहाँ पे दिए रहते हैं। यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ a1 b1 c1, ये किसके कंपोनेंट है, वेक्टर b1 के कंपोनेंट है। और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ a2 b2 c2, ये सब किसके कंपोनेंट है, ये किसके कंपोनेंट है, ये b2 के कंपोनेंट है, वेक्टर b2 के कंपोनेंट है। और इन्हीं दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना, एंगल निकालना है। मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ वाला जो आपने वेक्टर फॉर्म में b1 वेक्टर लिखा है, वो b1 वेक्टर को हम कैसे रिलेट करेंगे, कार्टेशियन और वेक्टर को आपस में देखिए हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो b1 को आप क्या लिखेंगे, a1 i कैप, जो भी लाइन में कार्टेशियन फॉर्म दी उसको जो नीचे नंबर्स लिखे गए a1 b1 c1, उसी को i j k का लगा के लिख देना है। ठीक है, तो b1 वेक्टर कितना हो जाएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप। ठीक है, और वेक्टर b2 हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर b2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ भी लिखा है b1, यहाँ भी b1 लिखा हुआ है, ये वेक्टर b1 है, ये j का कंपोनेंट है। आप चाहे तो वहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट वो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म में जो नीचे नंबर लिखे होते हैं वो b1 के क्या होते हैं, कंपोनेंट, और जो नीचे यहाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ वो b2 का कंपोनेंट है। तो b2 वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस क्या लिखेंगे, c2 k कैप। ठीक है, अब मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग फार्मूला, यही वाला फार्मूला देखिए, अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में बदलने जा रहा हूँ। b1 डॉट b2, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, i के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा a1 a2, फिर j के कंपोनेंट को j के साथ, तो क्या करते हैं b1 b2 और प्लस c1 c2 और डिवाइडेड बाई इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, b1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और फिर वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मॉड इसलिए लगा देते हैं कि हम एक्यूट अगर एंगल हमको निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है, तो यहाँ पे हम बाहर क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। ठीक है ना, तो यही हो गया हमारा दो लाइन के बीच का एंगल निकालना किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, ये फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया है, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया है। ठीक है ना, चलिए अब इसका एप्लीकेशन करके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, या सब इसके पहले कोरोलरी वगैरह देख लेते हैं, छोटे छोटे कुछ और ऑब्जर्वेशन है, उसको भी आप देख लीजिए। अगर ये दोनों दोनों लाइन, जिस लाइन के अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज जो दोनों लाइन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, मान लिया ये लाइन L1 है और ये वाली लाइन हमारी क्या है, L2 है। ठीक है, अगर ये दो लाइन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, इसका मतलब जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अभी अपने फार्मूला में क्या लिखा था कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और फिर अंडर रूट व्हाट, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिखा था। थीटा इज इक्वल टू 90 रख दे, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो जीरो में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे वाली चीजें जीरो हो जाएंगी, तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगी, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हम इस मान ली दो, इसका एप्लीकेशन अगर आपको दिखाना हो, दो लाइन में लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ऊपर x माइनस मान लिया कि 1/2, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, एक मिनट इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 4/1। मान लीजिए एक लाइन ये है। ठीक है, मैं आपको दो लाइन दिखाना चाहता हूँ कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो देखने में कैसा आपको लगेगा, कैसे आप पहचानेंगे वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज x माइनस 4 अपॉन फिर y माइनस 3 अपॉन
और जेड माइनस 8 अपॉन, ठीक है ना, ये ऊपर वाला चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें नीचे वाली चीज़ें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज कुछ देर के लिए -2, तो कितना हो गया, -4 हो गया, -4 हो गया, और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -4 और माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये ले, ये सपोज 2 लाइन मैंने लिखा। तो अगर आप इसको ध्यान से पहचान पा रहे हो, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो ये हमारा क्या है, A1 है, ठीक है, ये मेरा क्या है, B1 है, ठीक है, ये मेरा क्या है, C1 है, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, B2 की वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है, C2 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग देखें इसमें वैल्यूज को पुट करें, तो अगर हम निकालना चाहें क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, अगर हम ये कैलकुलेट करें और अगर जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो A1 A2 कितना हो गया, -4, प्लस B1 B2 कितना हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6, और C1 C2 कितना हो गया, -2। तो -4 प्लस 6 कितना हो गया, 2 -2 कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए ये 0 आ गया, इसका मतलब ये जो दो लाइंस हैं वो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा और देखने में वो कैसी लगेंगी, ठीक है। अब बात आती है सेकंड केस इसी में, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है, हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। देखिए लाइन L1 था हमारे पास, ठीक है, और उसके पैरेलल हमारा वेक्टर कौन सा था, पैरेलल उसके वेक्टर कौन था, B1 था, ठीक है ना। और जो लाइन L2 है उसके पैरेलल, ये लाइन L2 है, ठीक है ना, और इसके पैरेलल हमको जो वेक्टर दिया हुआ था उसके पैरेलल वेक्टर क्या हुआ था, B2 था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लाइन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ था, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। जब लाइन इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम कहते हैं वेक्टर B1 लाइन L1 के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। तो यहाँ पे जो B2 वेक्टर होगा लाइन L2 के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होगा कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। और दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, है ना, जैसे B1 वेक्टर हमारा क्या है, B1 वेक्टर हमारा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, A1 B1 से B1 है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और जो B1 B2 वेक्टर हमारे पास है वो कितना है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। आपको मालूम है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके जो आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। ये वेक्टर में मैंने आपको बताया था। मीन्स यहाँ से हम लोग ये लिख पाएंगे कि अगर B1 B2 पैरेलल हैं तो हम क्या लिख पाएंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये अगर कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो समझ लेना को दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। अगर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 2 अपॉन सपोज z माइनस 3 अपॉन, ये पहली लाइन है, और x माइनस 4 अपॉन वाई माइनस 3 अपॉन सपोज z माइनस 7 अपॉन, ऐसे लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 4, ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 6 8, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या है, A1, ये हमारा क्या है A1, ये क्या है B1, ठीक है, ये क्या है C1 है हमारा, ठीक है, दिस इज A2, दिस इज B2 एंड दिस इज C2, ठीक है, ये हमारा क्या है, C2 है। तो अगर आप देखेंगे A1 अपॉन A2 निकालेंगे, A1 अपॉन A2 तो कितना मिलेगा, 2/4 मतलब 1/2। B1 अपॉन B2 अगर आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। और C1 अपॉन C2 आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 4/8, कितना मिलेगा, 1/2। तो यहाँ से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 मिल गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस आर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k, एंड सेकंड इक्वेशन आर इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, दो लाइन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है। दूसरी लाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म याद होने के बाद आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू
क्या लिखते हैं हम लोग, ए B1.B2 cos थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, cos थीटा इज इक्वल टू B1.B2, ठीक है, फार्मूले को आप याद करिए, B1.B2, B1.B2 मतलब यहाँ वाला जो वेक्टर लिखा हुआ है, लैम्डा के आगे वेक्टर B1 लिखा हुआ है, म्यू के आगे वेक्टर B2 लिखा हुआ है, B1.B2 हम लोग करते हैं और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 करते हैं, ठीक है ना, B1.B2 और डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड ऑफ B1 और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 और मॉड ऑफ B2, ठीक है। और बाहर एक और मॉड इसलिए लगा देते हैं कि अगर मुझे एक्यूट एंगल निकालना है तो बाहर में मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, B1 वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, B1 वेक्टर बोलने वाले हैं, ठीक है। और ये वाला जो वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, B2 वेक्टर बोलने वाले हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना मतलब इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, cos थीटा इक्वल B1.B2। देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका बड़ा आसान है, आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप के साथ, जे के कंपोनेंट को जे के साथ, के कंपोनेंट को के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा कितना हो गया 3, ठीक, प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4 और 6 2 जा कितना हो गया 12, ठीक है। आई जे के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर जे कैप का कोफिशिएंट कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और फिर के कैप का कोफिशिएंट कितना 6, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर 36, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई और सेकंड का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ B2 वो कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अब बाहर क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 7 और प्लस 12 कितना हो गया 19, मॉड में कितना हो गया 19 अपॉन 36 और 4 40, 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 और यहाँ पे 4 और 4 8, 8 और 1 कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। अब चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड से बाहर आ जाएगा, 19 अपॉन कितना आ गया 21, ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को किस फॉर्म में दिया गया था, वेक्टर फॉर्म में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब देखिए ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, अब इस लाइन के बीच का मुझे एंगल निकालना है तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फार्मूला क्या वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन a1, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक, ये हमारा हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन को लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस x2, ठीक है, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, इस लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना है तो हम फार्मूला लगाते हैं cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a2, a1 a2 मतलब ये वाला कंपोनेंट यहाँ वाला ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b1 b2 मतलब ये वाले नंबर और इस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस c1 c2, c1 c2, c1 c2 का मतलब इस नंबर को और इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड ऑफ अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर कंपेरिजन करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा a1, ठीक है, दिस इज b1, दिस इज c1, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा a2, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा b2 और ये हमारा क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यूज को रखते हैं, 5 इंटू माइनस 1 कितना हो गया -5, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40 और यहाँ से -3 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस b1 स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस c1 स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर कितना हो गया 1, b2 स्क्वायर कितना हो गया 64 और c2 स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो c2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारा c2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 माइनस 5 कितना हुआ 35, 35 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 23, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25, 25 कितना 50, 50 प्लस 9 कितना हो गया अंडर रूट 59, ओके, और यहाँ सेकंड में कितना मिलेगा 65, 65 और 6 कितना हो गया
71 और 10 कितना हो गया, 81 हो गया। तो 81 का कितना हो जाएगा 9, चूंकि पॉजिटिव नंबर है मॉड हटा देते हैं, ठीक है। तो 23 अपॉन कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 59, ठीक है। ये हमारे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 23 अपॉन 9 अंडर रूट 59, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने आपको वेक्टर फॉर्म में भी करवा के दिखाया, कार्टेशियन फॉर्म में भी दिखाया। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5 आर एट राइट एंगल्स। कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी है। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। पहले लाइन हम लोग ऐसे लेते थे। दूसरी लाइन हमारे पास क्या थी, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक है। लाइन पहले इस फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर इस फॉर्म में है और अगर ये दोनों, तो अगर हमें ये पता है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलरिटी के लिए, a1 a2, ठीक है। यहाँ पे a1 है, ये a2 है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग लिखते हैं कंडीशन कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये होल्ड होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो हमें पहली लाइन है दी हुई है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 और z का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो क्या पहली लाइन में है ऐसा, नहीं, पहली लाइन में x का कोफिशिएंट कितना है -1 है। अगर आप देख पा रहे हो x का कोफिशिएंट कितना -1 है, तो वहां से मैं माइनस कॉमन कर लूंगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो 7 को मैं कॉमन कर लूंगा, तो कितना मिल जाएगा मुझे, y माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे z का कोफिशिएंट कितना 1 है, यस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस 3 अपॉन 2 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 2p है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ठीक और अच्छे से कर लेता हूँ। तो ये x माइनस 1 x माइनस x1 अपॉन a1 देखिए ये a1 की वैल्यू कितनी आ गई -3, ये मेरे पास a1 आ चुका है, a1 कितना हो गया -3, ठीक है। फिर y माइनस 2 अपॉन 2p, जो ये 7 ऊपर है ना उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, तो 2p बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे z माइनस 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे जो 2 है वो किसकी वैल्यू है, c1 की वैल्यू है। तो पहले लाइन को हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना -7, जबकि होना कितना चाहिए 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z का कोफिशिएंट कितना होता है 1, तो मैं -7 यहाँ से कॉमन कर लूंगा, ठीक है। -7 कॉमन कर लेंगे तो कितना मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3p और इज इक्वल टू y, यहाँ पे y माइनस 5 अपॉन 1, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे देखिए z का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7 को नीचे भेज देंगे तो 3p माइनस 3p अपॉन कितना हो जाएगा 7, ये मेरी किसकी वैल्यू है, a2 की वैल्यू, ठीक। और y माइनस 5 अपॉन 1, ये 1 किसकी वैल्यू है, b2 की वैल्यू है, ठीक है। और z माइनस 6 अपॉन ये जो माइनस है उसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, नीचे, ये वाला माइनस नीचे भेज देंगे, कितना हो जाएगा -5, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, c2 की वैल्यू। अब मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता चल गया, लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 a2 करेंगे कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 9p बाई 7 हो जाएगा, 9p अपॉन 7। b1 b2 की बात करें तो यहाँ पर 2p बाई 7 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2p बाई 7 होगा, ठीक है। और c1 c2 की बात करें, c1 2 है, c2 कितना है -5 है, तो 2 -5 पे मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 9 2 कितना हो गया 11p, 11p अपॉन कितना हो गया 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो यहाँ से p इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70 अपॉन 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने रिवीजन किया कि लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद दो लाइन के बीच का एंगल हम लोगों ने निकाला किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। फिर दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग निकाला किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए किस तरीके से, कार्टेशियन फॉर्म वाले भी क्वेश्चन किए, वेक्टर फॉर्म वाले भी क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, उसके लिए कंडीशन वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग निकाला, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाला हम लोगों ने। और इसके बाद हम लोगों ने दो लाइन पैरेलल कब होती है उसके लिए भी कंडीशन हम लोगों ने निकाला यहाँ पे। आई होप आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जो है इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।